हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड, बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। जैसा कि दोस्त यहाँ पे आप सभी को पता है, यहाँ पे दोस्त टेस्ट सीरीज आपकी लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है। लेकिन दोस्त कुछ दिनों से आपकी जो टेस्ट सीरीज नहीं आ पाई थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन दोस्त अब से आपकी यहाँ पे लगातार टेस्ट सीरीज चलेगी। आज दोस्त यहाँ पे भौतिक विज्ञान का टेस्ट है, फिजिक्स का, जिसमें टोटल दोस्त आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे ही दोस्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो वीडियो को पॉज करना है और तुरंत दोस्त कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं दोस्त, यहाँ से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखिएगा, जिससे दोस्त आने वाली वीडियो और क्लासेस का इंफॉर्मेशन वहाँ पे लगातार आपको मिल सके। तो यहाँ पे दोस्त चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त आज का आपका पहला क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर बताइए। फिर मैं यहाँ पे दोस्त आपको 5 से 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, जिससे दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में सहायता मिल सके। तो क्वेश्चन है दोस्त, एक बार का मान किसके बराबर होता है? जिसमें दोस्त ऑप्शन आपको 4 है यहाँ पे। जल्दी से इसको आप क्वेश्चन को समझिए और आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन को बता रहे होंगे। तो इसका दोस्त जो आपको करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, 1 × 10⁵ पास्कल इसका आंसर हो जाएगा, जो आपका एक बार का वैल्यू होता है। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब दोस्त यहाँ पे बार की बात करते हैं। तो अगर आप बार यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्त? बार होता है, जिसे हम प्रेशर का मात्रक जो होता है वो आपका बार होता है। यहाँ पे दोस्त दाब के बारे में बात करते हैं। तो दाब का अगर हम एसआई मात्रक ज्ञात देखें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा पास्कल होता है। क्या होता है दोस्त? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर यही दोस्त दाब का सीजीएस मात्रक की मैं बात करें तो दाब का जो सीजीएस मात्रक होता है वो आपका होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपका सीजीएस पद्धति में होता है, किसका? प्रेशर का मात्रक। और एसआई पद्धति में क्या होता है दोस्त? वो आपका पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और दोस्त दाब के और भी मात्रक हैं, जैसे अगर बात करें वायुमंडलीय दाब, टार, mm या पारा, ये सभी क्या है दोस्त? ये आपके प्रेशर के ये आपके यूनिट है, मात्रक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो आपका पूछ रहा था एक बार का मान कितना होगा, आपके लिए दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं एक बार फिर से आप रिपीट करके वॉच करिएगा, जिससे दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक यहाँ पे लाभ मिल सके। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। और जैसे ही दोस्त 8 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो आपको जाना है लास्ट में कमेंट बॉक्स में और हमें कमेंट करके बताना है कि आपने यहाँ पे 10 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए यहाँ पे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है 0.32 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे दोस्त जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए, फिर मैं यहाँ पे आपको इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो बताऊंगा और इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा दोस्त कि कैसे इसका करेक्ट आंसर आया। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसका मैं दोस्त आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूं। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, वो अपना आंसर को मैच करा लें। इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, 2 × 10⁻18 इसका आंसर होगा। जो आपका यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पूछ रहा था, n की वैल्यू, जो n की वैल्यू आई है दोस्त वो आपका
2 × 10⁻18 कूलाम आई है। जिसका आंसर नहीं आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे दोस्त सॉल्यूशन बता रहा हूँ और आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, कहाँ पे गलती की, उसका दोस्त यहाँ पे आप मिला लीजिए, मैच करा लीजिए फिर से, ताकि दोस्त इंट्रेंस एग्जाम में अगर आ जाए तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा था दोस्त, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आवेश आपका दिया है क्यू, यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमें दिया है कितना, 0.32। ठीक है, अब दोस्त हमें पता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की आवेश कितना होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की बात करें E इक्वल टू, तो ये होता है 1.6 × 10⁻19, क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, अर्थात n की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्त, n की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Q = Ne। ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला लगाएंगे Q = Ne। यहाँ पे दोस्त मुझे Q की वैल्यू दे रखा है, E की वैल्यू पता है मुझे, N की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे N = Q/E कर देंगे। क्या करेंगे दोस्त, N = Q/E कर देंगे। अगर दोस्त यहाँ पे Q की वैल्यू रखते हैं तो Q = कितना था दोस्त, 0.32, और E की वैल्यू क्या था दोस्त, वो आपका 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 0.32 फिर से मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, आपको इसी को सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा n की वैल्यू। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 2 × 10⁻, ये आपका ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 19 प्लस में था तो ये पॉइंट में था, तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए क्या किए दोस्त, यहाँ पे एक घात कम कर दिए, तो ये आपका 2 × 10⁻18। ठीक है, यही आपका n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या है दोस्त, n = 2 × 10⁻18। यही आपका आंसर है। करेक्ट आंसर आपका C होगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे C को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त अपने टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को दोस्त अच्छी तरीके से देखिएगा और वीडियो को दोस्त शेयर जरूर करिएगा, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उनको भी दोस्त क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्त थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में स्थितिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो जल्दी से दोस्त ऑप्शन आपको 4 यहाँ पे दिए हैं, जल्दी से आपको ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर को बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्त आशा करते हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर को बता दिए होंगे। तो इसका आप आंसर मैच करा लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, गैस द्रव फिर ठोस। जो स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा था, उसका बढ़ता क्रम क्या होगा। तो पहले क्या होगा दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का जो आपका बढ़ता क्रम होगा वो आपका गैस, द्रव और ठोस होगा। यहाँ पे किसका दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा था। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं ठोसों में। ठोसों में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। किसमें दोस्त, ठोसों में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। क्या होती है दोस्त, स्थितिज ऊर्जा। जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका गैस में, ध्यान से समझिएगा, वो आपका गैस में सबसे कम होता है और आपका ठोस में सबसे अधिक होता है। अगर दोस्त यही हम बात करें गतिज ऊर्जा की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात करें तो ठोसों में सबसे कम होता है। क्या दोस्त, ठोसों में सबसे कम होता है। उससे अधिक क्या होता है दोस्त, आपका द्रव में होता है। और गैस की सबसे अधिक जो गतिज ऊर्जा होती है गैसों में सबसे अधिक होती है। अगर दोस्त यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात करें, उसका बढ़ता क्रम बात करें यहाँ पे, तो उसका बढ़ता क्रम आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ये किसका है दोस्त, ये मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का मैंने बताया
ठीक है, ये आपका गतिज ऊर्जा का। लेकिन दोस्त स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जस्ट उल्टा है आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या है दोस्त, यहाँ पे जो ठोसों में स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपकी सबसे अधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। यही अगर बात करें दोस्त, यहाँ पे फिर से रिपीट में आ जाइए, अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा में क्या होती है, गैसों में सबसे अधिक होती है और ठोसों में सबसे कम होती है। तो आशा करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका ए था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था वहाँ पे दोस्त बिल्कुल ही उसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्त एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल से बताएंगे, साथ ही दोस्त क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन भी बताएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे सभी टॉपिक, सभी डाउट आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है आपका, रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांकों में अनुपात होता है। तो जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आया होगा। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, 1:2:3। जो आपका रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांकों का जो अनुपात होता है वो आपका होता है 1:2:3 का अनुपात होता है। ठीक है, अर्थात अगर हम अल्फा बीटा गामा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका अल्फा बीटा, ये आपका क्या है गामा। अगर हम रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांकों को अल्फा बीटा गामा, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका होता है 1:2:3। ठीक है, अगर यहाँ पे A/1, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, इससे रिलेटेड किससे दोस्त, आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक से रिलेटेड 2 पॉइंट बताएंगे यहाँ पे आपको। पहला पॉइंट, किसी पदार्थ का आयतन प्रदान गुणांक, ठीक है, किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार का गुणांक का 3 गुना होता है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट है किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो गामा होता है, ठीक है, गामा इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 3 अल्फा होगा। गामा इक्वल टू 3 अल्फा होगा। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। अगर दोस्त यही हम बात करें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होगा। बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होगा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ पे पॉइंट आपको सभी यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया है उसका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं दोस्त अपने टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो दोस्त अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पारसेक का मान कितना होता है। तो इसमें दोस्त आपको ऑप्शन 4 मिलते हैं। चारों ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखिए और इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग क्वेश्चन को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर को बता दिए होंगे। इसका क्वेश्चन का आंसर जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे पढ़ा होगा तो वो दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बताया होगा। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, जो आपकी एक पारसेक की वैल्यू होती है। अगर दोस्तों यहाँ पे और भी बात करें तो एक पारसेक का मान जो होता है वो एक तो आपका ये हो गया 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या इसको हम क्या बोलते हैं 3 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये आपका 1 प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें पारसेक, तो पारसेक जो है दोस्त वो आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। जो आप ये पारसेक देख रहे हैं ये आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। ठीक है, ये आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो इसका दोस्त जो आपका पारसेक का वैल्यू होता है वो आपका बी होगा करेक्ट आंसर। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त अपने टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे।
तो दोस्त अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर को बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे बता दिया होगा। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका डी है, 7000 केल्विन इसका आंसर होगा। जो आपका सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है वो आपका कितना होता है, 7000 केल्विन। ठीक है, अगर दोस्त यहाँ पे सूर्य के हम बाहरी परत की बात करें तो सूर्य के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, किरीट कहते हैं सूर्य के बाहरी परत को। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें, सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। किसे दोस्त, सूर्य का दीप्तिमान सतह जो होता है वो हमारा फोटोस्फीयर कहलाता है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें तो सूर्य में, ठीक है, हाइड्रोजन की मात्रा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 71% हाइड्रोजन मिलता है। कितना दोस्त, 71% हाइड्रोजन मिलता है। और यहाँ पे 26.5% आपका हीलियम मिलता है। कितना दोस्त, 26.5% हीलियम मिलता है। और अन्य तत्व वो आपके 2.5% में सभी तत्व आ जाते हैं। टोटल मिला के यहाँ पे मैंने आपको सारी यहाँ पे डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता दिया। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका डी था। यहाँ पे 7000 केल्विन इसका आंसर था, जो आपका सूर्य के बाहरी सतह का तापमान था। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। जितने क्वेश्चन हैं दोस्त सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। तो चलते हैं दोस्त टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और सोच के बहुत ही अच्छी तरीके से तभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसका दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है, दो समतल दर्पणों को समांतर रखने पर उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पे आंसर की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, इनफाइनाइट इसका आंसर होगा। अगर दोस्त यहाँ पे हम दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर उससे जो बनने वाला प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका इनफाइनाइट कितना बनेगा दोस्त, इनफाइनाइट बनेगा। क्यों बनेगा, अगर दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पे 360 अपान में थीटा करेंगे और इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे हम जीरो करेंगे अर्थात समांतर करेंगे तो ये आपका थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे 360 अपान में जीरो कर देंगे तो इसकी जो आएगी वो आपकी इनफाइनाइट अर्थात अनंत। इसलिए दोस्त अगर हम दो समतल दर्पण को समांतर रखेंगे तो उससे जो बना प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा, अनंत होगा। दोस्त इससे बारे में यहाँ पे ध्यान लेते हैं, जो आपका समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं ये आपका अनंत होता है। कितना होता है दोस्त, इनफाइनाइट होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगर दोस्त यही बात करते हैं समतल दर्पण, तो इससे रिलेटेड मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊंगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब जानते हैं तो इससे बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, किसका दोस्त, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। ठीक है, हमेशा दोस्त आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। ठीक है, किसका, समतल दर्पण का। अगले पॉइंट पे यहाँ बात करते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जितने पॉइंट दोस्त बता रहे हैं सभी पॉइंट आप नोट करते रहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए पॉइंट दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी रिलेटेड आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए दोस्त यहाँ पे मैं आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे सी को आंसर बताया उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं दोस्त टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन है जो कि स्टीफन के नियतांक का मात्रक क्या होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इसका
स्टीफन का जो नियतांक का मात्रक होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्त स्टीफन के नियतांक का मात्रक के बारे में जानते हैं। तो इसका जो आपका मात्रक होता है वो आपका वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4 होता है। क्या होता है दोस्त? वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4 होता है। इसका एक मात्रक, या तो इसे हम किसे कह सकते हैं, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं। अगर दोस्त यही हम बात करें स्टीफन नियतांक, ध्यान से समझिएगा, स्टीफन का नियतांक, इसके नियतांक की भी वैल्यू होती है जिसको हम क्या कहते हैं, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4 होता है। ये क्या है? ये आपका स्टीफन नियतांक का मात्रक। इसका किसका दोस्त? स्टीफन के नियतांक का जो वैल्यू है वो आपका ये है, कितना दोस्त? 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4 होता है। अगले दोस्त यहाँ पे बात करते हैं स्टीफन का नियम, ठीक है। स्टीफन से रिलेटेड मैं आपको बहुत चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे नियम जान लेते हैं। तो इसका जो नियम है, इन्होंने स्टीफन साहब ने बताया कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर नहीं बताता है, क्योंकि ठंडे होने की दर वस्तु के आसपास ताप पर भी निर्भर करता है। इन्होंने बताया कि जो हम वस्तु है उसके ठंडे होने की दर कोई नहीं बताता, क्योंकि जो ठंडे होने की जो दर है वो आपके वस्तु के आसपास के टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है कि आसपास का वातावरण का टेम्परेचर कितना है। इन्होंने अपने नियम में ये बताया। और दोस्त एक पॉइंट ये भी बताया कि स्टीफन का नियम केवल वहीं लागू होगा जहाँ पे केवल आदर्श कृषिका के लिए, केवल आदर्श कृषिका के लिए ही स्टीफन का नियम लागू होता है। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे इसका आंसर ए को बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब दोस्त आप जाइए कमेंट बॉक्स में और 8 में से कितने क्वेश्चन को आपने सही किया है उसको दोस्त यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, ताकि दोस्त आपको ही पता चल सके कि आपकी तैयारी यहाँ पे किस तरह से चल रही है। तो आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई होगी दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उनको भी दोस्त क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल सके कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।